आज़ादी से लेकर संविधान तक, संविधान से लेकर सत्ता के पायदान तक, एक लोकतांत्रिक देश तब बनता है जब सत्ता के गलियारों से शुरू होता है प्रधानमंत्री नामा। जी हाँ, मैं आयुषी मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ हिंद भारत के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में जिसका नाम है प्रधानमंत्री नामा। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में और उनकी की गई गलतियों के बारे में। इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर राकेश पांडे जो मास्टर्स हैं हिस्ट्री में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि आखिर कौन थे जवाहरलाल नेहरू? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा देश का जो व्यवस्था है या यूँ कहें कि जो देश की हमारी आज़ादी है, उस आज़ादी के साथ बहुत सारी मौलिक बातें हम लोग सीखते हैं, इतिहास के पन्नों में उसको पढ़ते हैं, उसका आकलन भी हम समय समय पर करते हैं। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई पिता है तो उस समय बेटा जो है उसको लगता है कि हम उसके फैसलों के साथ हैं कि नहीं है। प्रधानमंत्री नामा भी उसी की तरह है, एक बेटा और एक बाप की तरह रिश्ता है आज के प्रधानमंत्री का और उस समय के प्रधानमंत्रियों का, क्योंकि इतना साल एक जनरेशन गैप होता है। जो 70 साल 75 साल की बात हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीधे सीधे अपने मुद्दे के ऊपर। जो आपने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, या उनका आचरण देश के प्रति क्या रहा है, या उनका स्वभाव देश के प्रति क्या रहा है, या किस तरह से देश उनको आज भी याद करता है, या किन चीज़ों से हम लोग प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते हैं, या उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की, उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, और इतनी सारी घटनाएं हैं कि हम एक एपिसोड में शायद उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करते हैं कि एक सीरीज़ के माध्यम से हम, जो हमारे आज की पीढ़ी है, जो हमारी उम्र की पीढ़ी है, या जो अभी जन्म लेकर अभी अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ की है, वो समझे कि हमारे देश में कैसे कैसे प्रधानमंत्री हुए। और ये प्रोग्राम हम लोगों का करने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को समझा पाएँ कि हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिनकी अपनी कंट्रोवर्शियल के साथ साथ उनकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। और चाचा नेहरू के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें दर्ज हैं, जो बड़ी रोचक घटनाएं हैं उनके जीवन में, कि उनका नाम नेहरू कैसे पड़ गया, उनका नाम जवाहर कैसे पड़ गया, या उनको कौन से ऐसे लोग थे जो उस समय के मनुवादी और समाजवादी लोग रहे होंगे जो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किए, या ऐसे भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो उनसे नफरत भी उस समय भी करते थे। मैं सीधे सीधे बात करूं, इतिहास के कुछ पन्ने थोड़ा सा हम खंगालने का प्रयास करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्रता से पहले की, जैसे सबको पता है कि उनका जन्म हुआ, और जन्म उनका भारत के एक ऐसे हिस्से में हुआ जहां पर अभी भी हम लोग गंगा यमुना की तहजीब कहते हैं, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं। तो एक ऐसी यात्रा, एक बच्चे की यात्रा इलाहाबाद की गलियों से प्रारंभ होती है, और वो प्रारंभ होते होते लंदन की गलियों से होते होते फिर भारत की यात्रा पे आता है, और भारत की यात्रा के साथ साथ मैं कहूँ कि फिर पूरे विश्व की यात्रा करता है, और विश्व की यात्रा के साथ एक नई सोच के साथ वो भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालता है। ये तो कुछ उनकी सिंपल घटनाएं हैं जो हम सबको वर्णित भी हैं। लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में, जैसे आप इतिहास के अगर इतिहासकारों की बात करें तो मार्टिन लूथरा से लेकर, जेम्स होप से लेकर, उसके बाद दिवाकर प्रसाद से लेकर, स्वामी प्रसाद दिनकर से लेकर सत्यनारायण शास्त्री तक, जितने भी हमारे इतिहासकार हुए उस समय की घटनाओं के, उनकी किताबों में बड़ी अजीब सी घटनाओं का वर्णित है जवाहरलाल नेहरू को लेकर। लेकिन कुछ रोचक तथ्य हैं जो आज की पीढ़ी जानना चाहती है उनके बारे में। और जवाहर शब्द जो है, मुझे लगता है कि उसके बाद पूरे भारत में गुंजायमान रहा, और कुछ साल तक नहीं, बहुत साल तक रहा, क्योंकि 1938 के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन एक जोर पकड़ा, तो उस गांधी के विचारधारा के साथ एक और भी आवाज़ चलती रही जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। क्योंकि गांधी एक अपनी सोच के साथ चलते रहे और जवाहरलाल नेहरू एक नई सोच के साथ चल सकते हैं। मैं ये इसको इस तरह से परिभाषित करूं। देखिए, गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात भी एक बड़ी रोचक तथ्य है। अगर स्वामी प्रसाद दिनकर की बातों में मैं कहूँ तो कहते हैं कि एक दिन गांधी कुछ लोगों को लेकर इकट्ठा लाहौर से अपनी एक यात्रा का शुरू किए थे, और उस यात्रा का जो नाम था वो था भारत छोड़ो का नारा नहीं था, वो नारा था कि भारत के साथ छोड़ो अंग्रेज का नारा था, जो बाद में हमारे इतिहास में उसके पन्नों में हमने भारत छोड़ो आंदोलन जोड़ा, जबकि भारत के साथ छोड़ो आंदोलन था वो।
जो अंग्रेजों का मूवमेंट शुरू किया गया 1938 में, 1938 में। तो एक ऐसा कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ा कि गांधी कहीं अपनी विचारधारा की बात कर रहे थे और वहाँ पर उनके समकालीन एक जो उनके शिष्य थे स्वामी हरिप्रसाद जी, जिसकी मैं इस किताब में जिक्र कर रहा हूँ, द लेजेंडरी ऑफ गांधी। तो हरिप्रसाद जी आकर गांधी से कहते हैं कि मैंने एक से व्यक्ति को देखा जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास दिमाग भी है और जिसकी बहुत सारे डिग्रियां भी हैं। क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि एक व्यक्ति लंदन में उसके दोस्त हैं, जैसे आजकल के समय में होता है, तो शायद गांधी की मदद कर सकता है। और उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि गांधी कभी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका कोई संबंध बने, क्योंकि दोनों की सोच बहुत डिफरेंट थी। एक सोचता था कि देश आज़ाद हो, एक सोचता था कि देश आज़ाद हो लेकिन उस बुराइयों के साथ भी आज़ाद हो जो बुराई हमारे देश में पनप चुकी है अंग्रेजों के आने से। तो गांधी को लगता था कि नहीं, आज हम देश को अंग्रेजों को भगा देंगे तो हम अपनी चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। नेहरू को लगता था कि नहीं, ये जो सोच है आज ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो ये धीरे 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 जन्म लेगा तो हमारे समाज को गंदा। तो गांधी जी और नेहरू के विचारों में मतभेद था। और मुझे लगता है कि वो मतभेद आप देखेंगे तो उस समय के और गांधी की और जवाहरलाल नेहरू के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको मतभेद बिल्कुल सामने खुल के दिखता है। जैसे कि मैं एक घटना की जिक्र करूं कि घटना था कि जब प्रधानमंत्री पहली बार नेहरू को बनाने जा रहे थे तो उस समय गांधी जी के पास उस समय के जो नेता थे टी.आर. बालू, जो तमिलनाडु से आते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत बड़े उनका कद था। तो बालू साहब ने जाकर गांधी से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं जिसकी नरम दिल वाला है, जिसकी सोच जो है वो बहुत सॉफ्टनेस वाली है, और देश को चाहिए एक मजबूत जिगर वाला व्यक्ति। तो पटेल को आप क्यों नहीं बनाना चाहते, आप नेहरू को क्यों बनाना चाहते? सर, मेरा एक सवाल जो आपने उठाया है वो ये भी था कि प्रधानमंत्री पद के लिए स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना जाना था। जब मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू से भी ज़्यादा अच्छे विकल्प थे, तो नेहरू जी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पटेल बहुत अच्छे विकल्प थे प्रधानमंत्री के रूप में। मैं वही किस्सा आपको कह रहा हूँ कि वो किस्सा बड़ा मज़ेदार भी है और आज के पीढ़ी को जानना ज़रूरी है, और उससे बहुत कुछ आपको सोच झलकती है नेहरू और गांधी के मतभेदों का। कि जब ये बालू साहब जब गए गांधी के कमरे में और जाकर बोला कि आप ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे हैं जिसकी क्षमता बहुत सॉफ्टनेस वाली है और बहुत जॉली नेचर का व्यक्ति है, देश को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिगर वाला हो, जो मजबूत कड़क चाहिए, और उसमें पटेल साहब बिल्कुल फिट बैठते थे। तो गांधी ने कहा, देखो भाई, बहुत क्लियर है कि देश की जो जनता है 500 सालों से वो सिर्फ कड़क लोगों को ही देखी है। अंग्रेज कड़क थे, उससे पहले मुगलों का शासन था, उससे पहले अलग अलग राजा महाराजा के शासन था। तो उन्होंने कहा कि देश को आदत पड़ गई है डंडे की, और मैं एक ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं जो नेचर वाइज लोगों के बीच में घुल जाए, जो लोगों के साथ अपनी दिल फेंक के लिए मशहूर हो, क्योंकि लोगों को प्रेम अब चाहिए, कड़क नहीं चाहिए, नरम दिल का, आप कह सकते नरम दिल का आदमी चाहिए। तो गांधी की ये फैसले से बालू साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस समय के राष्ट्रवादी जो कांग्रेस थी उसे उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। अपनी वो बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे उस समय तो लगा कि गांधी साहब पागल हो गए, लेकिन जैसे जैसे मैं नेहरू के साथ काम किया मुझे वो सोच धीरे 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 मुझे समझ में आई कि गांधी और नेहरू के बीच में जो सोच का फ़र्क था, सिर्फ जज्बे में कोई किसी का कोई अंतर नहीं था, और वो बाद में वो सफल फैसला साबित हुआ। अगर शायद बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी में बात कहते हैं कि अगर पटेल साहब प्रधानमंत्री होते तो देश का कुछ और भी व्यवस्था होती, लेकिन ये भी हो सकता था कि अगर पटेल साहब होते तो शायद देश कई हिस्सों में बंट भी सकता था। ये भी डर था, और वो डर इसलिए था कि एक कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को आप किसी बैरक में बंद करके रखो और अचानक उसको खुला छोड़ दो, जिसने कभी आसमान नहीं देखे हो उसको अचानक आसमान दिखाने के लिए छोड़ दो, तो बहुत उसके अंदर उत्तेजना पैदा होगा, उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागेगी। तो हमारा देश का भी वही हालत है। हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और अचानक आज़ाद हो गए।
तो उस समय की स्थिति ये थी कि अगर पटेल साहब होते तो शायद इतिहासकारों का मानना है कि देश कई हिस्सों में बंट सकता था। लेकिन कई हिस्सों में बंटने के लिए जो आज भारत के भी जितने भी टुकड़े हैं उसके लिए नेहरू जी को भी बड़ा जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, नेहरू जी को जिम्मेवार बिल्कुल आप मान सकते हैं कुछ मामलों में। जैसे मैंने आपको कहा कि गांधी और नेहरू के विचारों में मतभेद आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी चीज़ों को समझते जाएंगे वैसे 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 आपको समझ में आ जाएगा कि विचार का मतभेद तो है, लेकिन जो संबंध का विभेद है वो नहीं है उनके बीच में। इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ते भी हैं और झगड़ा भी करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि नेहरू ने प्रथम व्यक्ति का नारा दिया था इस देश में, प्रथम कि इस व्यक्ति का जो होगा वो प्रथम विकास पुरुष होगा। ठीक आज 70 साल 75 साल आज़ादी के बाद मोदी कहते हैं कि मैं देश का पहला सेवक हूँ। नेहरू उसको प्रथम सेवक कहते हैं 1962 में चाइना के वॉर के टाइम पर। आज इतने साल बाद उसी मुहावरे को एक नया शब्द के साथ हम मोदी जी हमारे आज कहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक। देखिए, अंतर कहीं नहीं है। कहने का मतलब कि, और थोड़ा सा इसको और समझें कि आप एक आपके पिताजी हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे पिताजी जो बात सवाल कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जैसे आप किसी के पिता बनते हैं, जैसे कहने का मतलब जैसे आपकी उम्र 60 साल 65 साल के होते हैं, ठीक आप अपने पिताजी की तरह ही उस समय रिएक्ट करना शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि जिम्मेवारियां आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं, तो उस समय आप बहुत कुछ उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत सारे आरोप उन पे लगे, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके अंदर उतनी ही गंभीरता और सोच की उतनी ही अद्भुत जनरेशन हुआ। एक तरह से नेहरू भी उसी तरह के व्यक्ति रहे होंगे। हाँ, कह सकते हैं कि नेहरू की कुछ कंट्रोवर्सी बहुत मैं तो कहूँगा कि समय का मांग कह लीजिए, या उनकी वो कहते हैं नरम स्वभाव की वजह से कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि उस समय के लोग उनका साथ नहीं दिए होंगे। ये तीनों ही बातें हो सकती हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के ऊपर उनका डिसीजंस हो, चाहे चाइना के ऊपर उनका डिसीजंस हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति डिसीजंस हो। और बड़ी एक मज़ेदार किस्सा है टी.आर. बालू साहब के ही एक किताब में, और वो उसमें लिखते हैं कि जब उनका नामकरण हो रहा था, एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का, तो उस समय मोतीलाल नेहरू किसी ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी को लेकर गए है वो कहानी। हाँ, और बड़ी अजीब सी, मतलब वो, हाँ, बड़ी अजीब सी कहानी है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके जीवन के 8 साल का घटनाक्रम जिक्र ही नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरह से रहे, या उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं उस समय 8 साल में हुई होंगी। लेकिन उस समय की बड़ी घटना है जब उनकी पहली पत्नी से आपके, क्योंकि उनके पिताजी की 2 शादियाँ थी, और नेहरू साहब के जवाहर का नाम भी उसी तरह से एक पड़ा कि एक ब्राह्मण से उन्होंने जाके पूछा कि भाई ये बताइए कि इनके जो कोख में बच्चा है, तो पंडित जी ने कहा कि जैसे आजकल के भविष्य वक्ता कहते हैं कि ये लड़का देश को नाश कर देगा। तो उन्होंने जाकर पंडित जी ने उनके मोतीलाल नेहरू के कानों में कहा कि इसको जहर दे के मार दो। तो उनकी माँ जो थी वहीं पर खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जहर शब्द क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जहर शब्द नहीं करेंगे, ये जवाहर के, जवाहर के, किसका नामकरण जवाहर रख दो। तो वो भी एक बचपन की एक उनकी घटनाक्रम है जो हम सबको सीख भी देती है कि नामकरण से भी जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। आपने पिता और पुत्र की बात करी तो उसमें मुझे ये भी याद आया कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बीच में भी बड़े मतभेद थे। उनकी भी आइडियोलॉजीज में, थिंकिंग में बड़ी बहुत, क्योंकि मोतीलाल नेहरू वो जो थे वो बेसिकली अंग्रेजों के समकालीन पैदा हुए थे, और अंग्रेजों के साथ बहुत साल काम भी किए थे मोतीलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के दोस्त रहे। अगर आप देखें तो लॉर्ड माउंटेबेटन से लेकर और लॉर्ड, काफी घनिष्ठ संबंध थे। मतलब आप उस समय के कहें तो आजकल के वो नए शब्दों में उसका चयन किस तरह से करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नए शब्दों में देखें तो प्रेमी प्रेमिका का उनका रोल रहा है, क्लोज रिलेशनशिप रहा है। और वही क्लोज रिलेशनशिप जिन्ना के साथ भी रहा है अंग्रेजों का। दोनों ही उस समय के बड़े कंट्रोवर्शियल मैं कहता हूँ पर्सनालिटी रही होंगी, कि वो त्रिकोणीय प्रेम का चक्र अंग्रेजों और भारत और पाकिस्तान, जो आजकल के पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो ये चर्चाएं बड़ी आम हैं
कि जितने भी वहाँ के लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी अंग्रेज हैं, और डाइवर्सिटी से उनसे पूछा जाए, जैसे आप सिंध प्रांत में चले जाएं या आप पेशावर चले जाएं, कराची साइड में चले जाएं, तो वहाँ के लोग अगर हमें विदेशों में मिलते हैं तो वो बड़े अजीब तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं कि नहीं हम डाइवर्सिटी वाले अंग्रेज हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आप डाइवर्सिटी वाले अंग्रेज कैसे हैं? मतलब वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते? नहीं मानते, वो अच्छा, नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्से, जैसे मैंने आपको बताया बलूचिस्तान को छोड़ दे तो कराची, पेशावर और आपके नहीं पिन बलूचिस्तान उसमें नहीं आता है। कुछ हिस्सा जो है वो सिंध के नहीं है, कुछ हिस्सा लाहौर से ही पास में है। तो कुछ ऐसी वहाँ कम्युनिटी है जो जिन्ना के धर्म को मानने वाली थी, क्योंकि इस्लाम में भी कई सारी जातियाँ हैं। जिन्ना का धर्म मतलब? जिन्ना का धर्म का मतलब पाकिस्तान में कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं 10% के आसपास जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, और वो जिन्ना को इस्लाम से जोड़ के नहीं देखते हैं, मतलब उनकी आइडियोलॉजीज को मानते हैं, उनको आइडियोलॉजी के मानते हैं। और वो सिया और सुन्नी वाले मुस्लिम नहीं है, वो उसी को मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ, वो डाइवर्सिटी वाले मुस्लिम अपने आप को मानते हैं, जो मुस्लिम जॉर्डन में है। अच्छा, तो वो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो अंग्रेजों के औलाद हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम अंग्रेजों का औलाद कैसे हो? तो कहते हैं कि क्वीन जो एलिजाबेथ थी या बाकी उस समय की अंग्रेजों की लड़कियां या औरतें रही होंगी, वो सब हमारे जिन्ना की गर्लफ्रेंड रही हैं। अच्छा, या उनकी पत्नी रही है। अच्छा, तो वो इसलिए वो डाइवर्सिटी वाले इंग्लिश अपने आप को अंग्रेज मानते हैं। अगर आप इसी को घटना को थोड़ा सा मैं और लिबरल करूं तो आप चले जाएं लंदन के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि क्वींस एल्बल पार्क है, उस साइड में जो लोग मुस्लिम हैं वो अभी भी अपने आप को वही मानते हैं कि हम अंग्रेजों से ही निकले हुए एक डाइवर्सिटी वाले लोग हैं। इसलिए आप पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ पर मुस्लिम बहुत इलाका बहुत ज़्यादा है। आपको मुझे लगता है कि ब्रिटेन में पूरी के पूरी आबादी में से 20% आबादी मुस्लिमों की है, और उसका जो वो लोग रीजन देते हैं वो जिन्ना देते हैं। तो एक त्रिकोणीय प्रेम चल रहा था भारत के अंदर, जिन्ना वर्सेस नेहरू और वर्सेस गांधी। अच्छा, और मुझे लगता है कि वो त्रिकोणीय प्रेम का नतीजा ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है। मेरे अगर इतिहासकार के नजर से आप देखें तो मुझे लगता है कि जिन्ना उसी औरत से प्रेम करते हैं जिस औरत को नेहरू चाहते हैं, और वो फिर एक अजीब सी उस समय क्रिएशंस हुई। शायद मुझे लगता है कि गांधी जी को इस बात का भी मलाल रहा होगा जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे हुए होंगे। नेहरू जी का स्पेसिफिकली विभाजन में क्या भूमिका थी? देखिए, विभाजन में नेहरू जी का आप ये नहीं कह सकते कि उनका भूमिका नहीं रही होगी, उनकी भूमिका बिल्कुल रही होगी। मैं इस बात से थोड़ा सा और आपसे सहमति जताऊंगा कि जब नेहरू और गांधी की मुलाकात होती है, जब बंटवारे से पहले, जब जिन्ना की और उनकी एक वार्षिक सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था, उस मीटिंग में तय होता है कि भारत पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दें, जो हमारा पूर्वी छोर है वो सब इकट्ठे रहेगा। ये उस वार्षिक अधिवेशन में फाइनल हुआ 1946 में। अब 47 आते आते नेहरू और गांधी में ऐसी क्या खिचड़ी पकी कि वो पाकिस्तान अलग करने के लिए तैयार हो गए। और बहुत सारे लोग इसके जो पीछे का तर्क मानते हैं वो त्रिकोणीय प्रेम जो अंग्रेजों के साथ इन दोनों का रहा, जिन्ना का और नेहरू का। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सच्चाई है। कांग्रेस अभी भी उस पेच में फंस जाती है। अगर आप कांग्रेस के किसी बड़े लीडर से पूछें कि ऐसी क्या योजना बनी कि अचानक गांधी रेडी हो गए भारत और पाकिस्तान बनाने के लिए, वो गांधी को ये लगा होगा कि अगर इस बीच में हम दो पार्टीशन इस देश का कर दें तो पहला तो मुस्लिम पक्षकार एक तरफ हो जाएगा, और दूसरी ये जो कंट्रोवर्शियल चल रही है अंग्रेजों के साथ इन जिन्ना की और नेहरू की, ये एक तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर अंग्रेज देश छोड़ के नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि एक तरह से आप भी समझती हैं कि हमारे देश की इतिहास रहा है कि औरत के पीछे कई लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी,
और मुझे लगता है वो लड़ाई देश के विभाजन तक हुए हैं। हाँ, देश के विभाजन में भी उनका बड़ा रोल रहा है। और ये इसी औरत के दम पर महाभारत जैसे हमारी पुरानों शास्त्रों में भी लड़ाई हुई होगी, और इसी औरत के दम पर रावण जैसे की भी लंका तबाह हुई होगी, और उसी औरत के दम पर भारत पाकिस्तान भी बना। ये इतिहास का फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब बात यह आती है कि नेहरू को हम देखें तो कैसे देखें, कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कैसे काम किया, किस तरह से उनकी कंट्रोवर्शियल फैसले रहे हैं। अगर इन सभी तथ्यों को आप एक तरफ हटा दें और आप सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, तो आपको नेहरू से कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ छोड़ने को मिले। तो आप उसको उसी नज़र से देखें कि कहने का मतलब, अगर आपको बुखार है तो अमरूद आपके लिए बेकार है, आप नहीं खा सकते। अगर आपको बुखार नहीं है तो अमरूद आपके लिए सबसे फायदेमंद फल है। आप इसी तरह से नेहरू को देखें। अगर देश का बंटवारा ना हुआ होता तो नेहरू वो अमरूद के फल थे, और देश का बंटवारा हुआ तो नेहरू वही अमरूद के फल है। बस फर्क इतना है कि वो बुखार में नहीं खा सकते, और दूसरा आप स्वस्थ होकर खा सकते। तो आप नेहरू को इसी फैसले के साथ देखें। सर, आपने एक चीज़ और उठाई, लॉर्ड माउंटबेटन का आपने नाम लिया। तो मेरी जहाँ तक नॉलेज में ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी के बीच में भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो क्या थे वो संबंध? देखिए, अब की बात आज के परिवेश में हम उस चर्चा को कह रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ये भारत के हर व्यक्ति को जानना भी जरूरी है कि नेहरू के साथ और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो संबंध रहे हैं, मैंने आपको बोला कि एक नेहरू की जो अदा थी वो दिल फेंक की थी उस समय, जिसको आज के ज़माने में हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वाले सोच के लोग हैं। आज के हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में शायद उस समय ये सोच होती तो नेहरू को आप इतना कंट्रोवर्शियल नहीं कहते, लेकिन आज की सोच में नेहरू बिल्कुल जीरो है। लेकिन उस समय नेहरू जीरो नहीं थे, हीरो थे, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश उनके हाथों में 14 साल रहा, ठीक है। लेकिन जो उनके रिश्ते थे अंग्रेजों के साथ, या लॉर्ड जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, उनके साथ रिश्ते ऐसे रहे नेहरू के कि जैसे वो शायद एक दूसरे के लिए जी रहे हों। आप कुछ पलों में ऐसा आपको घटना, जैसे घटना मैं आपको बताऊं कि घटना है ये चौरा चौरी की घटना है। चौरा चौरी एक जगह है जहाँ पर इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है, जहाँ पे चौरा चौरी की बहुत अंग्रेजों के सामने एक घटना हुई और बहुत सारे हमारे सेनानी जो थे उस समय थे। ये चौरा चौरी की घटना है। ये चौरा चौरी आपका गोरखपुर और देवरिया के बीच का एक पोर्शन है जो बिहार और यूपी को जोड़ता है। तो वहाँ पे एक घटना बड़ी हुई कि अंग्रेज कुछ अपने साथियों के साथ जा रहे थे, और उसी के घटनाक्रम में नेहरू की कोई समाजवादी रैली थी, वो शायद देवरिया में थी, जहाँ पर बुद्ध का घर भी है, जिसको हम मिनी गया कहते हैं, जहाँ से बुद्ध ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। तो वहाँ पर रैली थी, और उस समय के इतिहासकार बताते हैं कि उस रास्ते से अंग्रेज जा रहे थे। किसी ने कहा कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, तो कहते हैं कि चौरा चौरी के पास ही अंग्रेजों ने अपने कैंप को उस दिन हॉल्ट कर लिया, और बाकायदा उस कैंप में नेहरू आए मिलने के लिए। अब नेहरू वहाँ पर आते हैं तो जो लोग उस समय के थे, जो उस मीटिंग में आए थे, नेहरू की मीटिंग में, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भाई ये व्यक्ति तो भी हमें अंग्रेजों के प्रति लड़ाई के लिए उकसा रहा था कि देश को आज़ाद करना है, और ये व्यक्ति इनके कैंप में क्या कर रहा है रात को। तो अब ये भी संबंध उनके रहे हैं। अच्छा, मतलब आप इसको भी नकार नहीं सकते, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो नेहरू के ऐसे भी संबंध रहे अंग्रेजों के साथ कि वो एक समय मीटिंग में उनके प्रति जहर भी उगल रहे हैं, और एक तरफ उनको आप उनसे मिलने भी जा रहे हैं। हाँ। अगर यही उस समय के पत्रकारों ने, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो ये सवाल भी उनके सामने आया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जाता था कि उनकी मैं प्लानिंग के बारे में जान सकूं। ये नेहरू का वाक्य था कि मैं अंग्रेजों से दोस्ती इसलिए रखा था कि वो सारी उनकी कमियां मैं गांधी तक पहुंचा सकूं, या उस समय के जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन तक मैं बात पहुंचा सकूं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है
ये तो इतिहास के पन्नों में ही दर्ज है। ऐसा बोला भी जाता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने तो जवाहर ही बने, पटेल तो ना ही बने। हाँ जी। उसका रीजन था कि जिस तरह से अंग्रेजों के साथ उनके आत्मीयता संबंध थी, मैं कहूँगा आज के ज़माने में उसका नया शब्द मैं उसको चुनूँ तो उसको मैं कह सकता हूँ प्योर लव कह सकता हूँ। मैं आज के समय की बात करूँ, शुद्ध प्रेम जो था वो नेहरू और अंग्रेजों में रहा है। और उसके पीछे इतिहासकार कहते हैं कि चूंकि नेहरू का बहुत सारा समय जो है वो लंदन में बीता, पढ़ाई लिखाई से लेकर, तो वो हो सकता है कि उस समय जब नेहरू रहे होंगे एक अपनापन हो गया होगा, कह सकते हैं। तो उसका एक नेहरू को फायदा भी मिला इस देश में रह के। नहीं तो उस समय के बड़े बड़े योग्य व्यक्ति रहे हों जिनको गांधी आपके प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो प्रेम ही था कि जो अंग्रेज़ों का इतना दबाव था। और इवन कि अंग्रेज जो उस समय, जब आप किताब पढ़ें द लेजेंडरी ऑफ महात्मा गांधी, तो उसमें आप ये देखेंगे घटनाक्रम को कि अंग्रेज बाकायदा कई कई मीटिंग कर चुके हैं गांधी के साथ कि हम जब इसी शर्त पे देश को छोड़ेंगे जिस शर्त पे आप इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे भी खेल राजनीति हो रही थी, जो आज भी हो रही है। एक आपने एक चीज़ और बोली थी कि जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी के कुछ 8 साल गायब हैं, कुछ 8 साल है वो कहीं दर्ज नहीं है। तो इसमें कहीं पर उनके जन्म को लेके भी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है उनका जन्म आनंद भवन में हुआ था, इलाहाबाद के। पर इसको लेके भी इंटरनेट पे कुछ बहुत चीज़ें प्रचलित हैं कि उनका जन्म शायद आनंद भवन में नहीं हुआ था, एक दूसरी जगह कुछ हुआ था। देखिए, वो बेसिकली जो आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, उनके जीवन के 8 साल की घटना की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे किताबों में इतिहासकारों ने छापा है। और उनकी घटना ऐसी है कि चूँकि मोतीलाल नेहरू साहब की 2 शादियाँ थी, तो एक जिससे नेहरू साहब का जन्म हुआ, तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं या उस समय के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो जो एरिया था वो बेसिकली, जिसको हम आज के ज़माने में रेड लाइट एरिया कह सकते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उसको रेड लाइट एरिया नहीं कहते हैं, वो मुजरा भवन कहते हैं, जहां पर नाच गाने वाले लोग रहते थे। ठीक, तो अब इतिहास ने उसको खंगाला होगा उस समय की। तो रेड लाइट एरिया और मुजरा वाला एरिया में बहुत कह सकते हैं कंट्रोवर्सल है, जहां पर गाने वाले लोग रहते हैं, तो उसको हम इस तरह से बोल देते हैं। हाँ, उसको हम कहते थे ये रेड लाइट एरिया। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं था। रेड लाइट एरिया बाद में बना, जिसकी चर्चा किताबों में है, वो रेड लाइट एरिया इलाहाबाद का बाद में बना। उससे पहले जो वो एरिया डिफाइन था, वो एरिया था कि जो पहले के अंग्रेजों के ज़माने में एक प्रचलन थी कि अंग्रेज अपने यहाँ हर नर्तकी का जो सिस्टम था, बर बधू वाला जो सिस्टम था, और जो भी एक कोई सुंदर नर्तकी थी उसको बुलाते थे अपने यहाँ, प्रोग्राम कराते थे, जिसको हम आज के ज़माने में पार्टी कहते हैं, डिस्को पार्टी कहते हैं, नाइट पार्टी कहते हैं। इस तरह से उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन उसका चूंकि नामकरण एक अलग तरीके से था। तो वो जो पूरा का पूरा आनंद भवन का जो आप एरिया की बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो लाइन थे, वो बेसिकली भिंडी बाजार से और खैनी चौक से होते हुए इलाहाबाद का उस सड़क है, तो वो जहाँ पर वो लोग रहते थे। लेकिन वो बाद में रेड लाइट एरिया बना और काफ़ी साल तक रेड लाइट एरिया रहा, तो वो शायद इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। और इसीलिए वो कंट्रोवर्सल है कि नेहरू के 8 साल जो जीवन के रहे हैं, वो कभी शायद कोई समझ नहीं पाया कि वो कहाँ बीते। तो वो लोगों के मन में है, लेकिन वो उस समय की जब इतिहास की बात करें, 1938 और 1949, 1952 तक वो एरिया ऐसे ही रहा है। उसके बाद बना है रेड लाइट एरिया, आई थिंक मुझे लगता है आज़ादी के बाद। तो ये नेहरू के साथ इफेक्ट था। और इसी के साथ नेहरू को बहुत सारे, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय के लोग उनको चिढ़ाते थे कि ये व्यक्ति नर्तकी का बच्चा है। इवन कि कई लोग उनको नर्तकी के बच्चे से संबोधित भी करते थे। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जब व्यक्ति एक बड़ा होता है तो उसके पहलू भी कई तरह के होते हैं। तो आज के परिवेश में आपको लगेगा कि हम नेहरू को गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आज के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को देखेंगे तो आपको कई जगह ऐसा लगेगा कि आप नेहरू की कुछ बातों को अपना भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको इतिहास की बताया, प्रथम विकास पुरुष, आज का प्रधान सेवक,
तो बहुत बहुत आपको समानता मिलेगी। वही बात है कि जब बेटा बेटा होता है और जब बेटा बाप बन जाता है तो बाप की बहुत सारी आदतें वो सीख लेता है, क्योंकि जिम्मेवारियां उसको बहुत कुछ सिखाती हैं। चलिए, ये तो रही कि उनकी पर्सनल लाइफ, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में किया। मेरे मन में एक सवाल था कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या था, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका कुछ योगदान नहीं था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तो उनका एक्चुअली योगदान क्या था? देखिए, नेहरू जी की योगदान अगर आप स्वतंत्रता में बात करें, मेरे दृष्टिकोण में आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको लगेगा कि कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैंने अभी इससे पीछे आपको एक बात कहा कि वो अंग्रेज़ों से इसलिए मिलते थे कि अंग्रेज़ों की प्लानिंग को अपने लोगों तक पहुंचा सके। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि योगदान नहीं रहा है? हाँ, लेकिन आम लोगों की तरह योगदान नहीं रहा है। जैसे लोग मारने काटने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर घूमते रहते थे, नेहरू इस तरह से किसी आंदोलन में नहीं, नरम दल के, और नेहरू इस तरह से किसी आंदोलन में रहे भी नहीं। मैं कह सकता हूं कि नेहरू उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों के एक तरह से क्या बोलते हैं, फाइनेंसर थे, जिनके लिए पैसा का बंदोबस्त करना और लड़ाई में उनका योगदान देना और अंग्रेजियों को कमियों उन तक लेके जाना। तो नेहरू का योगदान मुझे लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक पैसे से ज़्यादा नहीं रहा होगा मेरे विचार में, क्योंकि उन्होंने पैसे से बहुत मदद की और उस समय पैसों की ज़रूरत भी थी हमारे आंदोलनकारियों की, तो आप उसकी योगदान को भी नकार नहीं सकते। तो वो उनका योगदान तो रहा है, आप उसको, हाँ ठीक है, इतिहास के कई सारे पहलू होते हैं। इतिहास के, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हों तो इतिहास के 4 पहलू हैं, जन्म, सम, सनम और सैत, ये 4 उसके पहलू हैं इतिहास के। तो इतिहास के पहलूकार जब इतिहास को तौलते हैं तो चारों बिंदुओं पे तौलते हैं। तो जंत और सनम में बहुत सारे फ़र्क हैं। सनम का मतलब वो प्रेम होता है और इतिहासकार उसको प्रेमिका कहते हैं, यानी जिससे आपका इतिहास बनता हो वो सनम है आपका। तो नेहरू का सनम पैसा रहा होगा, आप इस तरह से समझ लीजिए, और आंदोलनकारियों का सनम नेहरू रहे होंगे, क्योंकि नेहरू से पैसा चलता है। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यही है, यही मुझे लगता है कि यही आंदोलन में उनका योगदान कह सकते हैं। आपसे हमें आज बहुत ही रोचक जानकारी मिली है, बहुत ही ऐसे फैक्ट मिले हैं, तथ्य मिले हैं जिनके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लिखा होगा, और मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों ने भी आज कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप हमारे साथ देखते रहिए प्रधानमंत्री नामा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।